नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग जो 13 नवंबर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। हाँ, 13 नवंबर 2020 का शिफ्ट 1 का। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अब इसके बाद 11 से स्टार्ट करना है हम लोगों को। इसके अलावा भी आपको अगर पिछली वीडियो चाहिए है और भी प्रीवियस ईयर पेपर का 2021 का, 2018, 19 का, 2020 का, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके और चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। और उसमें हिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगामी जो भी हम बनाएं वो भी आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा, मतलब 11 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। तो क्या है? तदनुभूतिक अधिगम जो होता है वो प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। ठीक है, इसमें क्या है? विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार तदनुभूतिक अधिगम, एम्पैथेटिक लर्निंग है। तदनुभूतिक अधिगम से तात्पर्य कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक तथा छात्र के मध्य भावनात्मक जुड़ाव होना है। क्या है तदनुभूतिक? मतलब अध्यापक और छात्र के मध्य भावनात्मक जुड़ाव होना है। यहाँ छात्र चैतन्य होकर दिए गए संदेश को सुनता है और उसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसे एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग अथवा चालू संस्मरण भी कहते हैं। इस अधिगम में छात्र पूरी तरह अध्यापक द्वारा कही गई बात या तथा पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारित संदेश को माना जाता है। तो क्या माना जाता है इसको? संचारित संदेश को माना जाता है सामाजिक उत्पाद। क्या है इसमें? संचारित संदेश, कम्युनिकेटेड मैसेज को सामाजिक उत्पाद, सोशल प्रोडक्ट माना जाता है। ज्ञातव्य है कि किसी जानकारी, भाव या अभिव्यक्ति का आदान प्रदान संचार कहलाता है। जब यही संदेश समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंच जाता है तो ऐसे संदेश संचारित संदेश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये संचारित संदेश समाज के बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः संचारित संदेश सामाजिक उत्पाद, सोशल प्रोडक्ट कहलाते हैं। कैसे? संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही ये संचार होता है। अगला है, कक्षागत संचार के अंतर्गत शोर को सीमित किया जा सकता है। किसके उपयोग से बचकर? तो घिसी-पिटी शब्दावली से, ऑब्वियसली है। इसमें क्या है? कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत घोर शोर को घिसी-पिटी शब्दावली के उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है। घिसी-पिटी शब्दावली कक्षा संप्रेषण में एक बाधा है जो अर्थगत शोर को बढ़ावा देती है। कक्षागत संप्रेषण के संदर्भ में अर्थात शोरगुल, सिमेटिक नॉइज, संदेश के प्रसारण में आने वाले व्यवधान है जो संदेश में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों या प्रतीकों में अस्पष्टता के कारण संदेश की व्याख्या में हस्तक्षेप करता है। 14 क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी हैं? अवरोधों को दूर करने के लिए शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना, अपरिचित शब्दों का उपयोग, विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, खंडित वाक्य, वाणी में उतार चढ़ाव, भाषा को प्रासंगिक बनाना। तो क्या होगा इसमें? 3, 4, 6 होगा क्या? विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। अवरोधों को दूर करने के लिए होता है। 6 तो होगा, ठीक है। शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना, तो 156 होगा, वाणी में उतार चढ़ाव, ठीक है। 156 होगा, क्या क्या होगा? शब्दाडंबर की पहचान करना, वाणी में उतार चढ़ाव और भाषा को प्रासंगिक बनाना, ये होगा, ठीक है। क्या है? कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना, वाणी में उतार चढ़ाव तथा भाषण को प्रासंगिक बनाना आदि उपागम उपयोगी हैं। कक्षागत संप्रेषण में जहां वाणी के उतार चढ़ाव से भावों तथा परिस्थितियों को समझने में विद्यार्थियों को सहूलियत होती है, वहीं भाषा को प्रासंगिक बनाकर एक अध्यापक विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के साथ अपने सम्मान भी बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में संप्रेषण सकारात्मक लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी हैं जिनका कक्षागत संप्रेषण में ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे प्रस्तावना, विराम, स्वरमान, गति, उच्चारण, भाव और उपसंहार। अगला है ह्रास और कथन है, ह्रास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मुख बनाता है। हास और परिहास के साथ, बिल्कुल।
किसी भी कक्षा में जब हंसी होती है, कोई जोक वगैरह या फिर कुछ इस टाइप से पढ़ाया जाए तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है क्लास ना। अलंकारिक अब जैसे इसी क्लास को देख लीजिए, अब रीडिंग करते हैं तो उससे इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपको एक टारगेटेड होके पेपर सॉल्व करना है कि यहाँ से इतना क्वेश्चन करना है तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो क्या है, हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। तर्क है, अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, क्योंकि अलंकारिक जो हस्तक्षेप होते हैं वो उद्देश्यपरक बनाते हैं, ठीक है। ए सत्य है, आर असत्य है। क्या है इसमें, क्योंकि हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। वस्तुतः शिक्षण कक्षा का नीरस माहौल संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है, अतः उचित समय पर हास परिहास कक्षागत संप्रेषण को रुचिकर बनाता है तथा तनाव को घटाता है। कहा गया है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कक्षागत शिक्षण में समय समय पर कक्षा विषय की मांग के अनुसार अलंकारिक हस्तक्षेप से कक्षा संचार सफल होता है और संचार को उद्देश्यपरक बनाता है। ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको हम लोग स्किप कर देते हैं, ये आप लोग देख लेना, क्योंकि मैथ्स भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसको करना ज़रूरी है। ये तर्क वाक्य से संबंधित है। कहिए तो पढ़ देते हैं। चलिए इसको कर देते हैं, यहाँ तर्क और कक्षा सूचना में 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा सा चलिए, अच्छा देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इसमें 21 क्वेश्चन है। तंत्रिका विज्ञानी, हृदय रोग विशेषज्ञ, कीमियागार, स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है। तो इसमें तो और बताना है, तो बिल्कुल कीमियागार हो जाएगा। तंत्रिका विज्ञानी, हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ तीनों ही मानव शरीर के अलग अलग भागों के विशेषज्ञ हैं, जबकि कीमियागार जो रसायनविद कहलाते हैं इससे भिन्न है। तर्क है, सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं। ये थोड़ा सा रीजनिंग उस टाइप के क्वेश्चन है, तो हाँ आप इसको कर लेना। अच्छा, 23 है, भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के किस साधन से दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है। तो तुलना के कारण हम लोग समानता प्राप्त करते हैं ना। क्या है इसमें, भारतीय तर्कशास्त्र में तुलनात्मक ज्ञान रूपी साधन से दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है। भारतीय तर्कशास्त्र में न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ज्ञान के 4 साधन बताते हैं। क्या क्या बताते हैं, प्रत्यक्ष, जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा ही ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ज्ञान के 4 साधन। दूसरा है अनुमान, इन्फ्रेंस। एक है परसेप्शन, फिर दूसरा है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में क्या है, प्रत्यक्ष को लेकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। थर्ड है उपमान या तुलना, कंपैरिजन। किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से ना जानी हुई वस्तु का ज्ञान उपमान प्रमाण द्वारा होता है। और फोर्थ है शब्द, वर्ड। जो सदाचारी पुरुष हो, यदि उसके द्वारा कोई शब्द विचार उत्पन्न होता है तो उसे ठोस ज्ञान का प्रमाण कहते हैं। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है। तो मेरी कक्षा से बाहर चले जाएं, भाषा के सूचनात्मक का आप इतने विलंबित क्यों हैं। मैं अपने छात्रों को समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूँ, वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, तो ये सूचना दे रहा है, ठीक है। सूचनात्मक उपयोग है इसमें, ठीक है, डी है। क्या है वो, अगला है, मिस्टर एक्स कंगाल है इसलिए आपको महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता दी जानी चाहिए। यह तर्क दोष किस प्रकार के दोष का द्योतक है। तो यह है एड मिजरकॉर्डियम का। इसमें क्या है, मिस्टर एक्स कंगाल है इसलिए महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता दी जानी चाहिए। इस तर्क वाक्य में एड मिजरकॉर्डियम तर्क दोष निहित है। यहाँ एड मिजरकॉर्डियम एक अनुरोध है जो तर्ककर्ता या किसी तीसरे पक्ष के लिए दया से बाहर निष्कर्ष को स्वीकार करता है। यहाँ तर्क वाला कोई और पहले से ही दया की वस्तु है अथवा निष्कर्ष स्वीकार नहीं होने की दशा में वे एक ही हो जाएंगे।
इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और मैथ आप ज़रूर देख लेना, इसमें नहीं करवा रहे हैं हम लोग, लेकिन आप देख लेना। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। AVI, एक्सेल, HDD, तो सही युग्म पहचान करना है। AVI मतलब फाइल, इसका क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ABI। और एक्सेल क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एक्सेल, हाँ। HDD क्या है, क्लाउडेड स्टोरेज फैसिलिटी है, तो HDD नहीं। उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल उबंटू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सभी गलत हैं। एक्सेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है इसमें। क्या है, उबंटू एक इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया, मतलब ब्लर है, तो ये उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अधिकांशतः फ्री और ओपन, इसको हम लोग स्किप करते हैं। AVI का देख लेते हैं। AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेरेंस, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित मल्टीमीडिया क्या है, कंटेनर है, कंटेनर फॉर्मेट है, ठीक है। HDD क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो ये डेटा स्टोरेज के लिए होता है। और एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है ना एक्सेल, तो इसलिए ये भी गलत होगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग हेतु MS वर्ड सॉफ्टवेयर उत्तरदायी है, ठीक है। VCD का क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें भी एक आता है ना, कन्वर्जन आता है, VCD में कन्वर्ट करिए किसी नंबर को। VCD तात्पर्य बाइनरी कोडेड डेसिमल से है। इसमें संपूर्ण दशमलव अंक को बाइनरी में बदलने के स्थान पर उसके प्रत्येक अंक को 4 बिट के बाइनरी तुल्यांक बाइनरी रेटिंग से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 33 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है, तो VoIP के द्वारा किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्टिकल फाइबर में ये नहीं है, ये किस में होगा, VoIP में। क्या है इसमें, नेटवर्क वायर्स के माध्यम से फ़ोन कॉल करने हेतु VoIP का प्रयोग किया जाता है। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक IP आधारित तकनीक है जो उपयोगकर्ता को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से फ़ोन कॉल करने की अनुमति देती है VoIP के लिए, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो रूप में दूरस्थ संप्रेषण का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बने तंतु हैं जिनमें प्रकाश संचरण के माध्यम से डाटा का तीव्र गति से ट्रांसमिशन किया जाता है। यह तकनीक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरब संलक्षणों का प्रतिरूप है, विलियन संलक्षणों का, तो गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट होता है ना, क्या होता है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बिलियन बाइट होता है, ठीक है। 1 किलोबाइट 1000 बाइट, 1 मेगाबाइट 1 मिलियन बाइट, 1 टेराबाइट 1 ट्रिलियन बाइट, टेरा ट्रिलियन, गीगा बिलियन और मेगा मिलियन, ठीक है। किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलगन, स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कूटबंधन, एनक्रिप्शन कहा जाता है, तृतीय पक्ष से हेरफेर से बचाव के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनक्रिप्शन संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत हस्तक्षेप यथा हैकिंग आदि से संरक्षित रखने की तकनीक है। इसमें डाटा को अपठनीय गोपन कूटों में बदल दिया जाता है, जिसे शिफर टेक्स्ट कहते हैं। इसे एक की मदद से डिक्रिप्ट करके ही पढ़ा जा सकता है। सेंडर होता है, सेंडर के बाद इनक्रिप्ट करते हैं जिसमें प्लेन टेक्स्ट और डेटा होता है, फिर उसके बाद शिफर टेक्स्ट होता है जिसमें डिक्रिप्ट करते हैं, फिर प्लेन टेक्स्ट, फिर उसके बाद रिसिपेंट तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब सेंडर कोई भी मैसेज भेजेगा तो तीसरे पक्ष से बचाव के लिए हम लोग उसको इनक्रिप्ट करेंगे, फिर शिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, फिर उसको बाद डिक्रिप्ट करेंगे और फिर उसके बाद वो प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिसिपेंट तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किसका योगदान है, तो सौर ऊर्जा का है, पवन का है, जल विद्युत, शहरी औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, बायोमास ऊर्जा, जियोथर्मल। तो
इसमें क्या नहीं है, जियो थर्मल नहीं है, बाकी पांचों हैं, ठीक है। क्या है इसमें, भारतवर्ष द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो उसमें क्या है, उसमें इस संदर्भ में सौर ऊर्जा का जो है वो 36,910.49 मेगावाट है, पवन ऊर्जा का 38,433.55 मेगावाट है, जल विद्युत का 50,071 मेगावाट है, अवशिष्ट ऊर्जा से 472 मेगावाट है, और वायुमास से कितना है 10,145.92 मेगावाट है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र अभी प्रायोगिक अवस्था है, मतलब अभी हुआ नहीं है, जिसकी संभावित जो क्षमता है वो 10,000 मेगावाट है। अतः यूजीसी द्वारा इसे सही विकल्पों में नहीं लिया गया है, बाकी प्रायोगिक में आ चुका है। वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है, तो श्वास संबंधी, जो PM 2.0 है, PM 10 है, तो PM जो 2.0 है इसका किस में आता है, श्वास संबंधी में, ठीक है। कणाकार पदार्थ पार्टिकल मैटर वायु प्रदूषक हैं जो ठोस एवं द्रव्य कणों के मिश्रण से बनते हैं। 10 mm से छोटे कण PM 10 व 2.5 mm से छोटे कण PM 2.5 कहलाते हैं, जो स्वास्थ्य हेतु गंभीर खतरा है, ठीक है। कणाकार पदार्थों की उपस्थिति से स्वास्थ्य संबंधी रोगों में वृद्धि हो जाती है, उदाहरण अस्थमा, रेस्पिरेटरी, और थोड़ा सा इसमें ब्लर है। भारत द्वारा 17 सितंबर 2014 में PM 10 और PM 2.5 NO2 O3 कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 NH4 एवं PB की NH3 होगा एवं PB की सांद्रता आधारित वायु गुणवत्ता सूचकांक अपनाया गया, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसका बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हिमालय पारितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है, तो ये दोनों सही होंगे, ठीक है। व्याख्या नहीं कर रहा है कि इसलिए नहीं है, तो बी होगा इसका, ठीक है, ए नहीं होगा, बी होगा। क्या है, हिमालयी पारितंत्र वनावरण सदानीरा नदियों की उत्पत्ति, जैव विविधता और पर्यटन आदि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना आदि एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण सुवैध व खतरे में है। हिमालयी पारितंत्र लगभग 51 मिलियन पहाड़ी लोगों का निवास है। यहाँ अनेक स्वदेशी जातियों के औषधीय पौधे, वन और जीव जंतु का वास है। हिमालय पारितंत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थलों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है, तो ये है 40% से अधिक है। क्या है इसमें, 40% से अधिक है। क्या है इसमें, विश्व भर में प्रतिवर्ष 2.01 बिलियन टन म्यूनिसिपल अपशिष्ट निक्षेपित होता है। इस कचरे की संरचना राष्ट्रीय आय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। विकसित देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य जो फूड वेस्ट है उसका क्या है 32%, वहीं विकासशील देश में 57% है। मतलब फूड जिस चीज़ के लिए लोग, जिस चीज़ के लिए डिमांड है उसी चीज़ का जो वेस्टिंग है वो ज़्यादा है। तो फूड वेस्टिंग देखिए कितना है, 32% है, और इसी को हमें संरक्षित करना है ना। खाद्य संरक्षण के लिए कितनी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और गाइडलाइन जारी की जा रही है। नामित 41 है, नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियां होना अनिवार्य है। तो इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए है, प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SC OPC PUS एंड WOS जनरल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना है। आप एक्चुअली इसमें ब्लर है तो आप प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करना, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। तो क्या है इसमें, क्या होना अनिवार्य है कि प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SC OPUS या WOS जनरल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना, ठीक है। क्या होता है, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान विनिमय 2019 के अनुसार नामित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने हेतु प्रतिवर्ष सहकर्मी समीक्षित अथवा स्वीकार गुणवत्ता की SC OPUS
अथवा वेब ऑल साइंस पत्रिकाओं में प्रति संकाय कम से कम 2 वार्षिक प्रकाशन होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख मानदंड हैं। क्या है? संस्थान कम से कम 20 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में हो, शिक्षण छात्र अनुपात 1:2 हो से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन करते समय नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च 100 संस्थाओं में अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी में 50 संस्थाओं में रैंक आवश्यक है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नमोन्वेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और वैश्विक महत्व की हों? तो क्या है इसमें? इसमें STRIDE, इसका क्या है? हाँ, STRIDE। क्या है इसमें? इसमें क्या है कि STRIDE SRIDE स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल है जिसका उद्देश्य प्रश्नगत विशेषताओं के साथ ही ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है। स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन का लक्ष्य भारतीय संस्थानों व विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है। तो स्ट्राइड की क्या है? इसका उद्देश्य प्रश्नगत विशेषताओं के साथ ही ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना। प्रश्नगत विशेषताएं क्या हैं इसमें? कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण, वैश्विक पहल। और स्पार्क में क्या है? इसका में अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाना। और इम्प्रेस में क्या है? इम्प्रेस योजना का उद्देश्य शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान एवं वित्त पोषण प्रदान करना है। भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद इसकी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? तो वाणिज्य एवं व्यापार। उच्च शिक्षा संबंधी जो नीतियों का निर्माण होगा वो वाणिज्य एवं व्यापार वाले करेंगे। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज गेट्स विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक संधि है जो वर्ष 1995 में उरुग्वे दौर के वार्ता के पश्चात अस्तित्व में आई। गेट्स व्यवस्था 12 सेवा क्षेत्रों की पहचान करती है जिसमें उच्च शिक्षा भी सम्मिलित है। ध्यान पे ये गेट्स व्यवस्था में उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों के निर्माण हेतु वाणिज्य एवं व्यापार विभाग उत्तरदायी है। भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? तो अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना, निजी विश्वविद्यालयों का बंद किया जाना, उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, नॉलेज कमीशन द्वारा उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास और उच्च शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास। ये नॉलेज कमीशन का उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? सी होगा इसका। ठीक है, क्या है इसमें? नॉलेज कमीशन का गठन वर्ष 2005 में हुआ। इसके अध्यक्ष श्री श्याम पित्रोदा थे। साथ ही इसमें 7 अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन वर्ष 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। सैम पित्रोदा ने नॉलेज कमीशन का मतलब गठन 2005 में हुआ था, वो अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, इसका प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। उच्च शिक्षा संबंधी इनकी प्रमुख सिफारिशें हैं। इसके नियामक निकायों को कम करके उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र नियामक संस्था की संस्तुति की। इसने सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की संस्तुति की। इसने सकारात्मक कार्रवाई पर विशेष बल दिया। इसने जवाबदेहिता के साथ संस्थानों को गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयासों की अनुशंसा की। इसने अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों की संबद्धता से जुड़ी नियमों में बदलाव की अनुशंसा की जिसमें अधिक स्वायत्तता देना शामिल है। अब अभिकथन है, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है।
अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल सही है दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं करता है कि इसलिए उत्कृष्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन बस व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 1 जून 1920 तक भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत थे, जो कि भारत के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान है। अतः अभिकथन ए सही है। भारत को कोई भी संस्थान विश्व के टॉप 300 उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल नहीं है, जो टाइम्स की हायर एजुकेशन और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2021 के अनुसार। ये अब पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, बस यही हम लोग इसको फिनिश करते हैं। धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।